देख रहा है विनोद, देख रहे हैं विनोद को। शायद ही कोई इस देश का ऐसा शख्स होगा, ऐसा इंसान होगा जिसने देख रहा है विनोद को अपने जीवन के किसी एस्पेक्ट में यूज ना किया हो। ही इज मीम किंग मेकर ऑफ देख रहा है विनोद। ये विनोद जो है ना, इन विनोद को बिहार से उठकर असली विनोद बनने में शायद मुझे लगता है 14 से 15 साल का वक्त, मोटा मोटा मुझे ऐसे लग रहा है जितना मैंने रिसर्च किया है। 15 साल चलिए मान के चलते हैं, बाकी इनसे जानेंगे कि 15 साल का वक्त लगा। और इस विनोद की कहानी जितनी साधारण लगती है ना, उतनी साधारण शायद है नहीं। कैमरा के इस पार की जिंदगी और कैमरा के उस पार की जिंदगी में सच मानिए जमीन आसमान का अंतर होता है। एक ऐसा लड़का जो बिहार से उठकर हरियाणा पहुंचता है, संघर्ष करता है, अपने चाचा के साथ रुई बेचता है, और रुई बेचते बेचते शायद कहीं ना कहीं उसको ये अंदाजा होता है कि अभिनय मेरे अंदर है थोड़ा थोड़ा। वहां से ये साइकिल कैसे आगे बढ़ती है, वहां से अदाकारी की ये दुकान कैसे आगे बढ़ती है, ये मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन वन ऑफ द ब्रिलियंट एक्टर्स ऑफ पंचायत सीजन 4, अशोक पाठक इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। इनकी जितनी तारीफ की जाए, यकीन मानिए दिल से बोल रही हूं, जितनी तारीफ की जाए ना इस कैरेक्टर की उतनी कम होगी। देख रहा है ना विनोद, ये सबने सुना है, सबने यूज किया है। इनफैक्ट मैंने भी यूज किया है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, आई एम श्योर कि आपने भी किया होगा। ये किरदार हर किसी का चहेता बन गया है, हर किसी के दिल में घर कर गया है। अब इनके फिर चलते हैं। अशोक, वेलकम ऑन GNT, वेलकम ऑन गुड न्यूज टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कैमरा के ये इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले हम बातें कर रहे थे, तो इनको थोड़ा सा जानने और समझने का मौका मिला। ये विनोद और वो विनोद, और विनोद बनने की कहानी कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, अभी का एक्सपीरियंस कैसा है, पंचायत 4 की सक्सेस को आप डाइजेस्ट कर पाए हैं, और एक सिंपल सा लड़का जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतना बड़ा खिताब हासिल कर लूंगा, इतना फेम मिल जाएगा, कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस वक्त, जहन में क्या चल रहा है? मतलब ऐसा इतना मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, और ना मैंने जीवन में इतना कुछ सोचा। मुझे जो भी लगता है कि मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, ये सब मेरे लिए मतलब एक ख्वाब जैसा है, इत्तेफाक है। और कुछ चीजें जिंदगी में सोच कर नहीं होती है कि हमने कुछ सोचा और वो जिंदगी में कुछ हो जाए। उसके लिए अपनी ईमानदारी और मेहनत बहुत जरूरी होती है। तो वो शायद मैंने वो मेहनत बहुत ईमानदारी से की है अपनी जिंदगी में। बहुत सारी चीजें जैसा कि आपने जिक्र किया, तो बिहार नहीं, मेरी तो पैदाइश ही हरियाणा की है, फरीदाबाद की। और जिंदगी मैं आज जहाँ हूँ, ये मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं यहाँ पहुँच पाऊंगा या ऐसा कुछ। लेकिन हाँ, कुछ सपने थे जिंदगी के। परिवार को जिस तरीके से मैंने अपने देखा है, जिस तरीके से मेरे पिता ने मेहनत की है जिंदगी भर, पूरी उम्र गुजर गई उनकी नौकरी करते करते, और तो वो शायद वो जो परिवार ने जो मेहनत की, मेरी माँ जिस तरीके से लगी रही और सब चीजें हुई, तो उसका बहुत असर पड़ा मेरे जीवन पर। और बहुत सारी बचपन में अगर गलत चीजें पकड़ ली जाए कि बदमाशियां, मेरी शरारतें, एक तरीके से अपने ट्रैक से भटक के कुछ गलत चीजों की संगत में पड़ जाना, वो सब भी हुआ मेरे जीवन में। लेकिन वो शायद एक पिता का इमोशन कह लीजिए, माँ का इमोशन कह लीजिए, या फिर वो एक इमोशन और संवेदनाएं जो होती हैं वो बहुत थी मेरे अंदर, जिसकी वजह से शायद एक वक्त के बाद मुझे एहसास हुआ और मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरे परिवार को मुझे बहुत जरूरत है, और मैं अगर इस तरीके से करता रहा तो शायद सब एक दिन खत्म हो जाएगा। जो मैं अपने पिता की आंखों में देखता हूँ, घर का बड़ा लड़का मैं था, तो मैं जैसे अपने पिता की आंखों में देखता था, वो बहुत मारते पीटते भी थे, बदमाशियां मेरी इतनी थी कि, तो वो मैं देखता था, तो मुझे एक वक्त के बाद थोड़ा एहसास हुआ कि नहीं यार, ये मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, और मुझे कुछ तो करना है जिससे कि शायद मैं कभी पिता को या माँ को कुछ अच्छा महसूस करा सकूं। और शायद वही एक सोच थी जिसकी वजह से जब परिवार पे बुरा वक्त आया तो मैंने कॉटन भी सप्लाई किया। मैं उस टाइम 98-99 में मैं 100-150 रुपए कमा लेता था। बहुत मेहनत की मैंने उस टाइम पे, मतलब फरीदाबाद से पलवल, बदरपुर बॉर्डर, कहाँ मैं घूम के, मतलब 18-20 किलोमीटर उस टाइम साइकिल चला लेता था।
तो वो मुझे लगता है कि अभिनय या आर्टिस्ट बनने में मुझे लगता है कि मैं उसको कभी बुरे दौर की तरह नहीं लेता अपने जीवन में। बिल्कुल भी नहीं। शायद वो मैंने जब मैं छोटा था, ये 98-99 की बात होगी, और वो मेहनत थी, और उस टाइम मुझे पैसों की भी वैल्यू समझ में आई कि जीवन में पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, कितना पसीना बहाना पड़ता है और पैसे कैसे आते हैं, तो उनकी वैल्यू मुझे समझ में आई। तो वो सारी चीजें थी। बहुत सारे और इंटरव्यूज में मैंने बताया ही है कि वो सफर कैसे शुरू हुआ और मैं अभिनय तक आया। उसमें बहुत बड़ा योगदान शिक्षा का है, जिसको मैं मानता हूँ कि अभी एक इंटरव्यू के दौरान पूछा भी जा रहा था, तो मैंने कहा कि अगर तकदीर, किस्मत ये कोई मायने नहीं रखती, सबसे बड़ा मायने रखता है आपके जीवन में शिक्षा। वो सबसे ज्यादा मायने रखती है कि ये शिक्षा ही ऐसी चीज है जो आपकी तकदीर, आपकी किस्मत सब कुछ बदल सकती है, आप जहां भी हो, जैसे भी हो। तो बहुत सारी हम कहानियां की, कई बेटियां, चाहे बहुत सारे लोग पढ़ाई करके ही उन्होंने अपने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। तो मेरा भी जब मैं ग्रेजुएशन में गया और थिएटर से मेरी वाकफियत हुई और मैं थिएटर से जुड़ा, तो मुझे जीवन समझ में आया कि शायद ये वो चीज है जो मैं बहुत बेहतर कर सकता हूँ। ये वो किताबें हैं, ये वो लिटरेचर है जो मैं हमेशा से पढ़ना चाहता था। मैं पढ़ाई से हमेशा भागता रहा अपने जीवन में। तो वो उन किताबों से, उन चीजों से जब मेरा सामना हुआ, तो मुझे मैं क्या हूँ ये मैं खुद सोच पाया, और फिर मैं उसी दिशा में फिर मैं आगे बढ़ता चला गया, और शायद मैं आज यहाँ हूँ। बड़ी अच्छी बातें आपने ना इस आंसर में मुझे दी हैं। तो खुद को रियलाइज करना है ना, खुद के बारे में रियलाइज करना, खुद को पहचानना जी वक्त लगता है। एक चीज की, किसी भी चीज के बारे में जब आप सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसमें परिवार का सपोर्ट, परिवार का समर्थन बहुत मायने रखता है। परिवार के अलावा कोई ऐसा नहीं होता जो आपको सही या गलत के बारे में बताता है। तो आपके गलत वक्त में, आपके सही वक्त में आपका परिवार मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा रहा, जो आपने बताया कि माता पिता, पूरे परिवार को आप श्रेय देते हैं अपनी इस चीज का। एक ना मैं आपका इंटरव्यू सुन रही थी अशोक, बड़ी सुंदर बात आपने कही, लिखी है मैंने, जिंदगी खूबसूरत मोड़ तब नहीं लेती जब आप सोचते हैं, जिंदगी खूबसूरत मोड़ तब लेती है जब आप उसे कमाते हैं। तो ये जो आपकी कमाई है ना, जैसे आपने कमाई है, इसकी वैल्यू आप ही जानते हैं, और कैसे कमाया है, और जो स्ट्रगल आपने किया है जहां से लेकर अभी तक, आई एम श्योर कि आप देयर इज अ लॉन्ग वे नाउ, इससे आगे आपको बहुत ऊपर जाना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन ये चीजें ना इंस्पायर करती हैं, ये चीजें सिखाती हैं कि जीवन में बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे हालात आते हैं हर इंसान की जिंदगी में, मेरी भी जिंदगी में, कि हम फील करते हैं कि अब इसके आगे कुछ नहीं, झुका हुआ, दबा हुआ, प्रेशराइज्ड, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए जैसे आप आगे बढ़े, वो आई एम श्योर कि हमारे दर्शक, आपके फैंस, आपके आई एम श्योर कि बहुत फैंस होंगे आपके, वो सब आपको देखकर इस वक्त इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर लाइन थी, जिंदगी खूबसूरत मोड़ तब नहीं लेती जब आप सोचते हैं, तब लेती है जब आप उसे कमाते हैं। तो इस कमाई के बारे में जरा इनको भी बताइए कि ये कमाना ना आसान नहीं होता। मैंने शुरू में जो आपको बात कही ना कि लगता है कि आसान है, लेकिन उस कमाने के पीछे की जो कहानी होती है ना, असली मायने उसके होते हैं। जी बिल्कुल, है ना? देखिए, वही बात है जो आपने कही कि मोड़ बहुत होते हैं जिंदगी में, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, सब गुजरते हैं। हर एक आम आदमी चाहे कोई भी आदमी, उसके जीवन में दुख भी है, सुख भी है, सब कुछ है, और उसमें रास्ते बनाने, ऐसा कई बार हुआ जिंदगी में कि जैसे अब मैंने ग्रेजुएशन किया और मैं लगातार यूनिवर्सिटी का 3 साल बेस्ट एक्टर रहा था, 4 साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। अच्छा। और मैं नेशनल भी, मैं पहला ही नाटक किया था, और उस नाटक से जर्नल, इंटर जर्नल, नॉर्थ जॉन, इंटर यूनिवर्सिटी और नेशनल। नाम याद है उस नाटक का? जी, समझदार लोग, वो कैसे भूल सकता हूँ मैं अपने जीवन में। उस नाटक ने ही मेरी पूरी दुनिया बदल दी, और मुझे पता चला कि मैं अभिनय के लिए ही बना हूँ, और इससे बेहतर मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में। तो 3 साल, 4 साल, इवन मैं एमए कर रहा था फर्स्ट ईयर में, और जब मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मतलब मेरा सपना था, मैंने उसका नाम सुना था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे मतलब एजुकेशन से मोहब्बत हो गई थी। मुझे थिएटर पढ़ना था, मुझे थिएटर जानना था, मुझे सीखना था। मुझे यूं ही ये नहीं है कि 4 साल बेस्ट एक्टर आ गया
और बहुत सारी तारीफें मिल गई, बहुत सारे इंटरव्यू छप गए, तो अब मुझे सीधा मुंबई की तरफ रुख कर लेना चाहिए। तो ऐसा वो नहीं था, मुझे और जानना था, मुझे और पढ़ना था। लेकिन हाँ, पैसे इतने नहीं थे पिताजी के पास कि मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा पाऊं और पढ़ पाऊं, वहां जाके रह पाऊं। तो मेरे पास होप के नाम पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था, तो वो मैंने अप्लाई किया और वहां मैं इंटरव्यू से ही बाहर हो गया। अच्छा। वो मेरे लिए बहुत ऐसा था कि, और जो मेरे टीचर, वो तेरा तो हो जाएगा, तेरा तो हो जाएगा, तू क्या कमाल एक्टर है, और ये वो नहीं हुआ। और वो मेरे लिए ना बहुत दबा देने वाला समय था कि मेरे सारे, ऐसा लगा एक मिनट के लिए कि मेरी पूरी सपनों की दुनिया उजड़ गई कि ये क्या हुआ। मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 4 साल से कर रहा था ये भ्रम था मेरा कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे मेरा काम आता है। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा वो था वक्त, मैं बहुत रोया भी, बहुत टूटा, बहुत निराशा हुई। और तो मुझे याद है कि उस वक्त भी मेरे पिताजी मतलब कभी उस तरीके से मेरे से बात नहीं करते, मतलब हमारे उसमें अशोक हुआ ये वो जो भी बोलते थे। लेकिन उस रात जब मैं रो रहा था तो मेरे पिताजी का मुझे याद है कि पहली बार ना उन्होंने मतलब बैठे, मेरे बालों को सहलाया, बोले कि बाबू, पहली बार बाबू बोला मुझे जहां तक अपने होश में याद है। तो उन्होंने बोला कि तू चला जा मुंबई, मतलब बम्बई जा तू, और मैं पैसे दे दूंगा, तू जा, तू जा, वहां जाके देख काम, रो मत। लेकिन वही था, मुझे नहीं जाना था, मुझे सीखना था, मेरा पढ़ने का मन था। मैं उस जो मुझे 4 साल थिएटर करके जो मजा आया था, तो मैंने सुना था यार इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहाँ एक पूरा माहौल मिलेगा, वहाँ टीचर आएंगे देश दुनिया के, वो और सिखाएंगे। मैं सोचता था कि 4 साल में तो मैंने अभी बहुत बेसिक स्तर पे सीखा, जब वहाँ पे और लोग होंगे। और जैसे मैं जानता था कि नसीर साहब वहाँ से हैं, ओमपुरी साहब वहाँ पे हैं, इरफान साहब हैं, ये सब लोग वहाँ से पढ़ के निकले हैं। हाँ, कि पढ़ के निकले हैं तो कितना मजा आता होगा। लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर मैंने, हाँ, तो जो वो हम बात कर रहे थे कि गिरना, टूटना, कमाना, आगे बढ़ना। तो फिर मैंने 1 साल नौकरी की जिंदल में, और मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, डॉक्टर सुरेंद्र मलिक जाट कॉलेज के, और अपना IS लाखलान साहब, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया। मेरे को फर्स्ट ईयर से ही मेरी कॉलेज की फीस माफ हो गई, मुझे कॉलेज कलर मिला, यूनिवर्सिटी कलर मिला, रोल ऑफ ऑनर मिला। तो वैसा मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, किताबें मुझे मिल जाती थी। मलिक साहब बहुत उन्होंने किया है मेरे लिए, मतलब बहुत प्यार करते थे टीचर्स मेरे को, कि मेहनती लड़का है, तो टीचर भी सपोर्ट करते थे बहुत। तो फिर उन्होंने बोला कि तू MA कर ले, और MA भी करता रहे, और तू जब यूथ फेस्टिवल हो कॉलेज में आना, प्ले करना, बाकी तू देख ले, पढ़ता तू है ही खुद हिंदी का इतना, तो वो देख लेंगे हम लोग। तो वो हुआ और ये हुआ, और लोगों ने बोला कि 2006 में किया, एक बार और ट्राई कर अगले साल, होप सो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। और फिर मैं नौकरी करने लगा जिंदल में ही। 1 साल मैंने नौकरी की, वहाँ वाटर ट्रीटमेंट की जॉब की मैंने। अच्छा। लेकिन सपने वही थे कि यार जाना है एक बार स्कूल। 2007 में फिर किया, फिर नहीं हुआ। अब समझ नहीं आया फिर मुझे कि अब क्या करूं। लेकिन वही है कि जहाँ पे होप टूटती है और वहीं से फिर कुछ चीजें नई जन्म लेती हैं, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बस वहां से मुझे BNA का पता चला कि भारतेंदु नाट्य अकादमी एक संस्था है लखनऊ में, जो वो भी 2000 रुपए स्कॉलरशिप देती है। वहाँ भी 2 साल का डिप्लोमा है, आप वहाँ पढ़ेंगे, वहीं हॉस्टल होता है। तो वो पता चला, तो उसके बाद मैंने भारतेंदु के लिए अप्लाई किया और मेरा हो गया। और वो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और 2007 में मैंने घर छोड़ा, और वो मेरी जिंदगी के सबसे मतलब जादुई लम्हे। मुझे आज भी ऐसा होता है ना कि कोई विश मांगता है कि मान लो तुम्हें अपनी जिंदगी के कुछ साल लौटाने हों, तो तुम क्या करोगे? तो मैं बोलता हूँ वो लखनऊ के मेरे 2 साल, 3 साल, वो जो शहर है और जो वो अकादमी, वो हॉस्टल, दिन रात किताबें, थिएटर, पढ़ाई, वो मस्ती, तो उसने मुझे बहुत फिर मजबूत बनाया। अच्छे गुरु मिले, टीचर्स मिले मुझे, काम, एंड देन मैं पूरा कॉन्फिडेंस में था। और उसके बाद मैं इस शहर मुंबई में आया, और सब कुछ अच्छा होता रहा, चलता रहा सब कुछ। मतलब मुझे लगता है कि वही है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये मिलेगा या मुझे ये चाहिए। बस वो मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, और वो सब होता चला गया।
अच्छा, ये बात जो आपने कही ना कि इनफैक्ट मेरी भी लाइफ में, आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में भी और अशोक की लाइफ में भी ठोकरें तो लगती हैं लाइफ में, है ना। ठोकर से ही तो इंसान सीखता है। वो जब तक ठोकर लगेगी नहीं तब तक आपको रियलाइजेशन नहीं होगी, आप उस चीज के बारे में सोच नहीं पाएंगे जो आप करना चाहते हैं जिंदगी में। अब आते हैं उस मोमेंट पे जब छोटे छोटे रोल्स ऑफर होना आपको स्टार्ट हुए। पढ़ा मैंने कि ऐसे ऐसे रोल्स आते थे कि आपको लगा था कि मोनोटनी हो रही है, रिक्शे वाले का, रेडी वाले, ऐसे बहुत सारे किरदार आपने किए। किरदार बड़े सुंदर हैं हर किरदार में, ये नहीं कोई किरदार छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अभिनय सबसे बड़ा होता है, अदाकार सबसे बड़ा होता है, जैसे आप परफॉर्म करते हैं वो सबसे बड़ा होता है, और किरदार में जैसे आप ढल जाते हैं वो सबसे बड़ा होता है, और किरदार को, विनोद को बनाने वाला सबसे बड़ा है। जब ये मोमेंट आ रहे थे, जब ऐसे रोल्स आ रहे थे, उस वक्त दिमाग में याद है अभी क्या चल रहा था उस वक्त कि आई वॉन्ट टू डू मोर, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट आए, कुछ ड्रीम स्क्रिप्ट आए मेरे पास जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ, ऐसा क्या चल रहा था उसमें? जी बिल्कुल, बतौर अभिनेता तो आपको यही लगता है ना कि मैं जैसा दिखता हूँ या जैसा मैं हूँ उससे बियॉन्ड जाके कुछ काम हो, जो चैलेंज करे आपको लाइफ में, तो वो तो मजा आता ही है। हालांकि मैं तो आया और मुझे बिट्टू बॉस मिल गई, उसमें मेन सपोर्टिंग एक्टर था मैं। फिल्म बहुत ज्यादा चली नहीं, लेकिन हाँ मुझे याद है कि जितने उस टाइम बहुत बड़े बड़े क्रिटिक्स थे सब ने मेरे काम को सराहा था। उन्होंने बोला था कि फिल्म में जाइए, टैक्सी ड्राइवर को देखिए, अशोक पाठक को देखिए। तो और शायद मुंबई आते ही मुझे वो फिल्म मिल गई थी 7-8 महीने में, 2012 में रिलीज हुई थी। लेकिन वही है कि किस्मत या जो भी कह लीजिए कि इस शहर को और पकाना था, और मुझे पकाना मतलब कि मतलब और पुख्ता बनाना था। शायद मुझे लगता है कि वो फिल्म बहुत चल गई होती या फिर और कुछ हो गया होता, तो शायद मुझे लगता है कि ये जो अभी 12-14 साल 15 साल की जिंदगी बीती, मुझे लगता है कि इस जर्नी ने मुझे और मजबूत बनाया। अच्छा। आज अगर बोलते हैं कि मेरे अभिनय में सरलता है या मैं बिल्कुल सहज लगता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये 14 साल के पेशेंस ने मुझे और सरल बनाया है, उसने और सहज बनाया है। तब मैं 23-24 साल का था जब इस शहर मुंबई आया था, जोश था वो अभिनय में भी। आज मैं जब मैं 2012 की अपनी परफॉर्मेंस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार अब मैं ये रोल कर रहा होता ना तो शायद मैं इसको एक नया आयाम देता। तो मैं उस बिल्कुल आज मैं उस टैक्सी ड्राइवर को करता, उस रोल को, तो आज मैं बिल्कुल उसमें शायद एक गंभीरता और पैदा हो जाती, और मैं उसको अच्छे से वो होता। वो देखिए, वो मुझे लगता है ना कि एक उम्र जब आप जिंदगी जीते हैं, आप तरह तरह की चीजों से निकलते हैं, तो वो आपको बहुत मजबूत बनाता है। और मैं इस शहर में कभी घबराया नहीं। हालांकि घबराने की वैसे भी कोई बात नहीं थी कि घर परिवार चलता रहा मेरा, मैं अच्छे से रहा, अच्छे से ईश्वर ने मुझे कभी ऐसा कोई बुरा दिन नहीं दिखाया इस शहर में कि मैं उसके लिए बताऊं कि भाई ये बुरा हुआ। इस शहर ने मुझे मतलब जो मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मुंबई शहर में मेरे पास अच्छा रहने के लिए है, मैं अच्छे रेंट देकर मैं रह रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पी रहा हूँ, मैं परिवार को भी संभाले पड़ा हूँ, तो मुझे मजा आ रहा था। और मैं अपनी तैयारी कर रहा था कि जैसे मैं जिक्र भी कर रहा था, तो ये हुआ कि जो ये आते ही इतना बड़ा रोल मिलना, और उसके बाद फिर छोटे छोटे कैरेक्टर, 2 सीन 3 सीन, तो वो करने भी जरूरी थे क्योंकि किचन चलाना है आपको, रसोई चलानी है। आप कब तक मना करेंगे? आप कैसे बताएंगे कि मैं इससे बेहतर भी कुछ कर सकता हूँ या मुझे कोई मौका मिले? और मैं ना बहुत ज्यादा ना मौके, मेरे को लगता था कि मेरे पास ऑडिशन तो आए कुछ बेहतरीन रोल्स का, या कुछ जिसके पास एक लेंथ हो, या वो बिल्कुल मैं जैसा दिखता हूँ और जैसा कोई पहली बार में सिनेमा के लिए आंकलन करेगा कि यार ये इसको तो इसी में रख लो। मैं उसको तोड़ना चाहता था कि मुझे तोड़ना है वो मुझे उससे बियॉन्ड जाके काम करना है। तो बस मैं उसकी तैयारी कर रहा था कि कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा। कर दिया आपने? हाँ, मतलब आई एम श्योर बहुत सारे रोल। हाँ बहुत जी, अभी बिल्कुल मुझे बहुत त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर मिली जिसमें इतना लंबा किरदार था, लोगों ने बहुत पसंद किया मुझे। वो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था क्योंकि विनोद देखने के बाद सब लोगों का ये था कि वैसे ही रोल्स, वैसा ही
गांव का गरीब लाचार, चाहे उसी तरीके के लोग, मैंने बहुत सारा काम मना किया कि हो गया यार। और मैं वही बोलता हूँ कि मैंने अपनी जरूरतें इस शहर में इतनी बढ़ाई नहीं कि कोई काम मुझे मजबूर करे कि मुझे ये करना पड़ेगा। Exactly. तो मैं अपने मन का काम करना चाहता हूँ, नहीं मुझे बहुत चीजें मेंटेन करनी है, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, लेकिन मैं वो काम करना चाहता हूँ जो मेरे मन को खुश रखे और मैं उसको खुशी खुशी इंजॉय करते हुए करूँ, क्योंकि मैं एक्टिंग अपने मजे के लिए करता हूँ, उसमें मुझे मजा आता है, मैं उसको इंजॉय करता हूँ। तो इंजॉयमेंट में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, वो फिर खुल के होनी चाहिए। और मुझे इंटरव्यू करते हुए बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, ये ना आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, बहुत इंटरव्यूज करते हैं हम लोग, लेकिन ऐसे इंटरव्यू, रॉ इंटरव्यू करने में ना बहुत मजा आता है, क्योंकि आप जिस तरह से जवाब दे रहे हैं ना, आप जमीन से जुड़े हुए लगते हैं, दिल से बोल रहे हैं, और ये बहुत रेयर है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वालिटीज है। प्लीज इसको मेंटेन करके रखना और हमेशा ऐसे ही रहना। नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी में इतना सब देख लिया है ना, और मतलब अभी तो क्या ही देखा है, अभी देख ही रहा हूँ। चाहे उसको, मैं वही बोल रहा हूँ कि संवेदना के स्तर पर अगर आदमी जीवित है ना, तो वो सच्चा आर्टिस्ट है। एक आर्टिस्ट के अंदर, मेरे गुरुजी कहा करते थे सूर्य मोहन जी की, राज बिसारिया साहब कहते थे कि झूठा आदमी ना कभी सच्चा एक्टर नहीं हो सकता। तो वो आप कुछ भी करो ना, उसमें एक सच्चाई बहुत जरूरी है, आपके अंदर संवेदनाएं बहुत जरूरी है, और अगर आप दूसरों के दर्द को और दुख को समझ पाते हो ना, और वो आपके अंदर सच्चाई है, तो वो चीज आप दिल से करोगे, और जब दिल से करोगे ना, तो वो दिलों तक पहुंच जाएगी। तो मुझे लगता है कि वो है, वो मेरे अंदर है, तो वो कभी बदलेगा नहीं। मैं अभी कल ऐसी कुछ बात हो रही थी, तो मैं ऐसी, उन्होंने भी सवाल कुछ पूछा था, तो कि जमीन से जुड़ने वाले, तो मैंने कहा कि क्या जमीन छोड़ देंगे, जमीन छोड़ने वालों का कोई आसमान ही नहीं होता है। जमीन पे है तो वो उतनी जगह है हमारी, लेकिन अगर उस जमीन को छोड़ दिया और हम हवा में उड़ गए, तो फिर तो पूरा खुला आसमान है, कहाँ जाएंगे, उड़ जाएंगे। बिल्कुल। कहते हैं ना कि रील और रियल में क्या अंतर है, ये रियल है, जो हम चला रहे हैं वो रील है, लेकिन ये रियल है जो इस वक्त आपके सामने है कैमरा पे। अब आते हैं विनोद कैरेक्टर पे, पंचायत सीजन 4 पे। इतने कॉम्प्लीमेंट्स हैं आपके लिए, इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन है, लोग थक नहीं रहे हैं बोलते बोलते। कुछ मैंने निकाले हैं कॉम्प्लीमेंट्स की। देयर शुड बी अ स्पिन ऑफ सीरीज ऑफ विनोद अलोन, क्लासी एक्ट। मतलब कितने लोगों के चेन ऑफ रिएक्शंस थे, और चेन ऑफ रिएक्शंस अच्छे थे, पॉजिटिव थे, सकारात्मक थे। सबने कहा कि विनोद एक ऐसा एकमात्र कैरेक्टर जिसपे अकेले पे पूरी वेब सीरीज और फिल्म बननी चाहिए। ये आपके फैंस का कहना है। मतलब पता नहीं कैसा लगता है ये सुन के। अरे बहुत, इस बार के सीजन के बाद तो मुझे बहुत Appreciation मतलब बहुत मिला, अप्रिसिएशन, बहुत प्यार। मैं बोल ही रहा हूँ कि जिस दिन रिलीज हुआ है और 12 बजे रिलीज हुआ, और सुबह तक मतलब मेरे पास मैसेजेस की भरमार थी। मैं सोशल साइट पे जा रहा हूँ और देख रहा हूँ, और ऐसी प्यारी प्यारी रील्स लोगों ने डाली थी मेरे सीन्स काट के, और उस पर इतना मतलब खूबसूरत और प्यार देने वाले वाक्य थे कि मैं खुद 2 दिन तक रोया हूँ वो देख के। मतलब मुझे खुद लग रहा है यार, ये क्या है, इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है, और वो दिया है लोगों ने वो प्यार। तो मतलब मेरे लिए तो ये सब बिल्कुल जादू की तरह है कि, और फिर मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार। अच्छा, अभी मेरा हाथ पकड़िए, हाथ पकड़िए, और इमोशनल नहीं होना है। नहीं, मैं इमोशनल नहीं हूँ। हाँ जी, तो वो मतलब ये भी अंदर से ही निकलता है। हाँ, मतलब वो प्रेम है, वो प्रेम आपको ना, मैं जो संवेदना की और उस तरीके की बातें कर रहा हूँ, तो ये प्रेम में बहुत बड़ी ताकत होती है। मतलब मुझे लगता है सेकंड सीजन आया, चाहे जो भी मैंने काम किया, वो छोटा किया या बड़ा किया, लोगों का प्रेम मुझे बहुत मिला। और शायद वो शक्ति है ना कि जो मेरे अंदर और ठहराव लाती है, और मुझे रोज एक नई एनर्जी मिलती है कि मैं और इससे बेहतर करूंगा। खुद से बेहतर होने की ये जद्दोजहद तो एक्टर की जिंदगी में चलती रहती है ना। अच्छा, मैंने कल परसों ही सीजन खत्म किया है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। पंचायत 4 संडे को कंप्लीट किया है मैंने। उसमें जो वो डायलॉग है ना, 2-3 चीजें मैं शेयर करूंगी। एक तो, हम गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं। उस टाइम जो आपने इमोशंस दिखाए, लड्डू खाते खाते और खाना खाते खाते, ठीक है, वो मोमेंट था जिसने दिल जीता। वो मोमेंट बहुत इमोशनल करने वाला था। वो पल था जो एक मैसेज देता है कि
चाहे कुछ भी हो जाए यार, वफादार तो रहिए किसी भी सिचुएशन में। ये लोगों ने भी इनफैक्ट इस चीज को सराहा है। एक वो मोमेंट जब भूषण इलेक्शन जीत जाता है और वो जो आपका विनिंग डांस है, ठीक है, लड्डू खिलाना ऑपोजिशन पार्टी को, कैसे किया? ये बहुत सवाल आता है, लेकिन फिर मुझे वही लगता है कि 15 साल गुजर गए इस शहर में भी। पंचायत का वो सीन करते करते मैंने कुछ ऐसा ज्यादा नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से लिखा भी हुआ है, मैंने चंदन भाई को भी शुक्रिया बोला बहुत कि आपने मेरे लिए लिखा और मुझे एक थोड़ा सा पर्सनल स्पेस मिला उस पंचायत के उसमें कि ये आपके लिए लिखा गया है और आप करिए। तो वो विनिंग जो फोन है वो बस वही था कि ये वाकई जीत हुई है, और वो सोच की गुजर गई इस शहर में 15 साल। ऐसा मतलब मेरे दिमाग में बस वही एक वो होता है, और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ। खुश है? हाँ, मतलब उस सीन का भी, जो पंचायत का सीन है। आपका फेवरेट कौन सा है अशोक? मुझे कॉल वाला, जो कॉल आती है मुझे कि हम जीत गए। हाँ। तो वो जीतना मतलब वाकई मेरे लिए ये था कि हाँ, मैं उस चीज को महसूस कर पा रहा था कि वो जीतना है। एक आम आदमी की जीत, एक सच्चे आदमी की जीत, जिसके पास उप प्रधानी की पोस्ट थी, उसके पास। अच्छा, उप प्रधान कौन बनेगा अगले सीजन? नहीं बताएंगे तो ठीक है, ये तो देखना होगा। नहीं, मुझे भी नहीं पता है। तो ये चंदन भाई के दिमाग की सारी सोच है, वो क्रिएट करते हैं। तो वो था कि ईमानदारी बहुत जरूरी चीज है, और वो है उसके साथ। तो वो सीन बस वैसे ही। और वो भी जो लड्डू खिलाने वाला है, अक्षत भाई जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला कि आपको जाना है, लड्डू आप डांस करते हुए जाएंगे और लड्डू खिलाएंगे। और वो लड्डू खिलाना भी ऐसा कोई मेरा प्री प्लान नहीं था कि मैं उस इमोशन के साथ खिलाऊंगा, लेकिन वो जो इमोशन निकला वो बस वो उसके लिए मुझे बहुत मैसेज आए कि कई मैसेज आए कि वो आपका लड्डू खिलाना ना मतलब हम प्रधान जी के हारने से बहुत दुखी हैं, लेकिन आपका वो फोन कॉल और आपका जो आखिरी में आप जिस तरीके से लड्डू खिला के लौटते हैं, तो उसने ना प्रधान आप लोगों की जीत को ना, मतलब भूषण की जीत को ना, कि वो बुरा लगना बंद हो गया कि नहीं यार ठीक है, इनका जीतना, वो जीतना हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा अशोक, अब मुझे ये बताओ कि वैसे तो पंचायत के सारे ही कैरेक्टर्स सॉलिड कैरेक्टर्स हैं, है ना? अगर मैं देखूं किसी एक कैरेक्टर को, अगर मैं सचिव जी या किसी भी कैरेक्टर को बाहर निकाल देती हूँ ना, तो इनकम्प्लीट सी पिक्चर दिखती है। आपका फेवरेट किरदार कौन सा है? आपकी क्लोज केमिस्ट्री सेट पर किसके साथ थी? कितना एंजॉय किया आपने शूट करते हुए? मेरी सबके साथ। मैं खूब मस्तीखोर आदमी हूँ, मैं सेट पे खूब मस्ती करता हूँ। मतलब मैं सबको छेड़ता भी रहता हूँ, सबको अपना, ऐसा मेरा खूब चलता है। जैसे हमारी अपनी एक गैंग है, मैं, भूषण, माधव, सुनीता जी। तो सुनीता जी के भी पूरा एकदम उनसे मजाक करना, हंसना, हम लोग क्या शैतानियां करेंगे, खुराफात हैं, तो वो चलता रहता है मेरा। मस्ती वाले जोन में रहता हूँ मैं, और सबसे ही अच्छी बॉन्डिंग है मेरी। और वही बात है कि पंचायत के जितने भी किरदार हैं, चाहे जो भी हैं, वो सब ना एक माला में मोतियों की तरह है। अगर एक भी निकलेगा तो पूरी माला टूट जाएगी। बिल्कुल तो वो है। तो वो जिस तरीके से जनता उन्हें प्यार करती है, वो अब अच्छे हैं, बुरे हैं, किरदार जो उनके हैं उनके बारे में, लेकिन वो जो है सबके कोई ना कोई चहीते हैं, सबको सब प्यारे लगते हैं। और टोटल में जो देखा जाए तो ऐसे ही एक अच्छी फिल्म या अच्छी सीरीज बनने का यही कारण होता है कि आप सब बहुत बेहतरीन करते हैं। जो जिसका एरिया है, जो जिसका पार्ट है, वो इतनी खूबसूरती से निभाया गया है कि इसीलिए हमें कहीं पंचायत में झोल नहीं लगता है। सब उतने ही प्यारे हैं, उतने ही बेहतरीन है। कि एक मूवी जब हम देखते हैं ना, ब्लॉकबस्टर मूवी, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की कोई मूवी, तो उसमें प्रोटैगनिस्ट होता है। पंचायत के सीजन 4 में या पंचायत के किसी भी सीजन में कोई एक प्रोटैगनिस्ट नहीं है, सारे ही दमदार कैरेक्टर्स हैं, सारे ही अपने। नीना गुप्ता जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। सचिव जी अपनी जगह वो जिस तरह से दूसरों को इंस्पायर करते हैं,
बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं और कैसे खड़े रहते हैं प्रधान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। हालांकि उनकी लड़की को काफी पसंद करते हैं, हो सकता है अगले सीजन में शादी करते हुए देखें, बट यू नेवर नो है ना क्या हो सकता है। बहुत ही प्यारी है ये सीरीज, बहुत प्यारी। अगर आपने नहीं देखी, आई एम श्योर आपने मिस कर दिया है, आपको देखना जरूर चाहिए। अच्छा, फुलेरा की गलियों से निकलकर आप सभी ने एक टीम बनाई और पिकल बॉल खेलने आप पहुंच गए हैं। वो चीजें भी बड़ी, हाँ वो फोटोशूट हुआ है, वो क्या था? हाँ मतलब वो प्राइम की तरफ से था कि उन्होंने मतलब आप लोगों को जनरली जब जैसे हम किरदार में इमेजिन कर रहे हैं, जैसे देखते आए हैं, उससे टोटली हटके कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा था, वो बहुत फन वाला शूट था। इससे पहले भी तीसरे सीजन में भी हम लोगों ने किया था वो अतरंगी ड्रेस, अतरंगी ड्रेसेस। हाँ बहुत अच्छा, तो अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि दर्शक भी है जो वो भी देखते हैं तो उनको भी बड़ा मजा आता है, यार हम इसमें कोई अच्छा ये लोग ऐसे भी दिखते हैं, ऐसा भी होता है, तो वो बड़ा होता है, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मैं आती हूँ सिस्टर मिडनाइट पे। जी। स्पेशली मैं इस चीज को मेंशन इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि कांस फिल्म फेस्टिवल में इसकी स्क्रीनिंग हुई है और यकीन मानिए 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन इनको मिला है। एक बार मुझे भी और सबको तालियां बजानी बनती हैं। पूरी फिल्म ब्रिलियंट। मतलब मैंने पढ़ा, मैंने देखा, एक कपल है, एक देहाती कपल है जो शहर में आके एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है ना। बीवी जो है वो अजीबोगरीब हरकतें करती है, खुद को उसमें ढालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अजीबोगरीब हरकतें करती है और आप इनोसेंट से उसके पति। कैसा एक्सपीरियंस था और कैसा लगा जब कांस में स्क्रीनिंग हुई? तो और बहुत, वो भी जादू की तरह था, मैंने कभी नहीं सोचा था। हम खाली सुनते रहते थे कि ऐसा फेस्टिवल है कान फिल्म फेस्टिवल, वहाँ दुनिया के लोग आते हैं, सबसे प्रतिष्ठित फेस्टिवल्स में से एक है। और जब मुझे कॉल आई कि आपको आना है, तो वो मेरे लिए वाकई ऐसा था कि अच्छा ऐसा है क्या, मतलब बुलाया जा रहा है। और हमारी फिल्म डायरेक्टर्स 4th नाइट में सिलेक्ट हुई थी, तो बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस रहा सिस्टर मिडनाइट का। और मतलब वो फिल्म भी बहुत बहुत दिल के करीब है मेरे। कि एक तो राधिका जैसी इतनी बेहतरीन आर्टिस्ट को एक्टर हूँ और मैं खुद उनके काम का बहुत बड़ा मुरीद हूँ, तो मुझे पता चला कि उनके मतलब उनके अपोजिट मैं कास्ट हुआ हूँ, तो ये बहुत अद्भुत थी। मैं करण का भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। अच्छी क्या, मैं वो तो एकदम ब्रिटिश बोलते हैं करण, क्योंकि वो लंदन से। आप अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी भाषा में किसी भी भाषा के जरिए एक्सप्रेस सही तरीके से कर पाते हैं ना, जी बिल्कुल, किन्हीं भी शब्दों का चयन करते हुए, तो नहीं। और इसमें बिल्कुल मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाषा कोई मैटर करती ही नहीं है, क्योंकि इस फिल्म के लिए दिलीप शंकर सर हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने अप्रोच किया। मैंने स्क्रिप्ट पढ़कर गया, बहुत ठेठ अंग्रेजी में थी। मैंने अपने फ्रेंड की मदद ली कि भाई थोड़ा मुझे पढ़कर बताओ, समझाओ कि क्या है। फिर मैंने समझा उसको सारी चीजें। एंड देन जब मैं करण से मिला, करण भाई से पहली बार डायरेक्टर जो है, तो उनको बहुत हिंदी, उनको भी वैसा नहीं है। अच्छा। तो दिलीप सर थे, वो बोले अशोक तुम जो भी समझो तुम बोलो, मैं करण को कन्वे करूंगा, कुछ समझ नहीं आएगा, करण जो बोलेगा मैं आपको कन्वे करूंगा, लेकिन क्या फील किया तुमने। तो जिस तरीके से मैंने वो बातें की स्क्रिप्ट के बारे में और चीजों के बारे में, तो करण भाई को बहुत अच्छा लगा। इवन टेस्ट हुआ, उसके बाद टेस्ट होने के बाद दिलीप सर खुद आए बाहर और बोले अशोक तुमने जिस तरीके से स्क्रिप्ट को समझा और करण को बताया, वो करण को बहुत अच्छा लगा। कि बहुत सारे लोग अंग्रेजी के आए थे, उन्होंने बात की करण से, लेकिन तुम बेशक हिंदी में बोला तुमने, लेकिन करण को तुमने जिस तरीके से स्क्रिप्ट समझी जिस तरीके से, वो स्क्रिप्ट वही कह रही थी। और करण बहुत इम्प्रेस है, बेस्ट ऑफ लक एंड बोला उन्होंने। और उसके कुछ दिनों बाद ये हुआ कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। अरे वाह। जबकि बहुत, तो मैं भाषा वाली बात कर रहा था कि आप वही जो कि भाषा की अपनी वो एक लैंग्वेज है, लेकिन इमोशन का एक ही लैंग्वेज है जो भावनाएं हैं आपकी। अगर वो आपके इमोशन सच्चे हैं तो भाषाएं कहीं गुम हो जाती हैं। अगर आप अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं तो इससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज कोई भी हो सकते हैं, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। हाँ, और सिस्टर मिडनाइट का ये भी रहा कि वो फिल्म, अभी जैसे ना बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, जैसे मैं स्क्रीनिंग में गया यहाँ जब इंडिया में रिलीज हुई, तो
दो लड़कियां थी, वो आई और वो बोलती है कि सर फिल्म तो बहुत अच्छी है लेकिन समझ में नहीं आई, मतलब क्या कहना चाहती है। तो समझाया? हाँ नहीं, मैंने फिर उनको एक जवाब दिया कि क्यों नहीं समझ में आई। बोले ये बहुत कुछ उटपटांग हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा हमारी जिंदगी में भी तो वही हो रहा है। जिंदगी उटपटांगा। हाँ, हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अब्सर्ड होते जा रहे हैं। हम मतलब मैं बोलता ही हूँ, और वो स्क्रिप्ट भी वही कहती है कि आजकल रिलेशनशिप क्या है। पहले का प्रेम होता था कि रिश्ते निभते थे, चलते थे, एक दूसरे को लोग समझते थे। आज तो पता नहीं कितने रिलेशनशिप के कितने तो वो शब्द आ गए हैं और वो बोले जाते हैं, क्या सिचुएशनशिप और पता नहीं कौन कौन सी चीजें हैं। तो अब मुझे लगता है कि तो वो और आदमी का अकेलापन जो आपने भी बोला कि देहाती, एक उम्र जब हर आदमी के जीवन में अब इतना सब कुछ है, आपके पास सोशल साइट है, मोबाइल है, लेकिन आप इतने अकेले हैं कि हम अब देखते हैं कि 4 लोग बैठ के 4 दोस्त भी हैं बैठे हैं और सब अपने मोबाइल को चला रहे हैं। रियल लाइफ में वो बात ही नहीं कर रहे। हम बैठे 4 लोग, आप अपना फोन, मैं अपना फोन, वो अपना फोन, वो रील देख के वो अलग ही हंस दिया, क्या हुआ भाई, अरे रील देखिए। लेकिन हमारी अपनी जिंदगी की बातें मिसिंग होती चली जा रही हैं। घर में भी तो यही होता है, पति पत्नी एक रूम पति में रहते पत्नी है, सब कुछ। तो ये फिल्म ना उसी तरीके से बात करती है कि जब आपको ना अकेले रहने की आदत पड़ जाए ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि रिलेशनशिप को निभाना कैसे है। हम अपने अकेले जिंदगी में इतने खुश हो गए हैं या हमें आदत पड़ चुकी है, 10 मजबूरियां हैं कि काम नहीं है, ये नहीं है। फिर आपको, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि ये इंतजार करते रहते लाइफ अपसेट होगी तो अब शादी करेंगे, थोड़ा कुछ हो जाए तो शादी करेंगे। लेकिन उनकी जरूरत तो रहती है कि कोई तो पार्टनर हो जिंदगी में जो हमें समझे, हमारे दुख को समझे, हमारी मोहब्बत को समझे। वो एक वक्त तक मुझे लगता है कि बहुत अकेले आप जिंदगी जी लेते हो ना, तो फिर आपको उसमें ही रहने की आदत पड़ जाती है। फिर आप उस सेफ जोन में ना किसी को घुसने देना चाहते हो, और अगर वो कोई घुसता भी है तो आपको लगता है कि कैसे मैं मैनेज करूं, अब मुझे ये बिस्तर शेयर करना पड़ेगा। इस घर में मैं अकेला था, कैसे भी रहता था, अब मैं इसको कैसे चलाऊं। तो वो फिल्म वो सारी चीजों की बात करती है। स्क्रीन टाइम जिसका हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं कि दूरियां क्यों आ गई, दूरियां आपने खुद ही क्रिएट की हैं अपनी वजह से, कारण हम खुद ही हैं एक्चुअली। बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है इन्होंने। अशोक, एक और चीज बताओ, जहाँ पे पंचायत की शूटिंग की है जिस गांव में आपने, थोड़ा पानी मिल सकता है प्लीज? पानी दे दो यार, है क्या? जी हाँ, इंटरव्यू चल रहा है अभी। अरे तो ठीक है, नारियल पानी तो और अच्छा है। थैंक यू जी। तो जिन गांव में जहां पर आपने शूट किया है, वहां का एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ चैलेंजेस आए या सब कुछ पंचायत था? को लेकर? हाँ। नहीं, बहुत गांव वाले कैसे रिएक्ट कर रहे थे? बहुत अच्छे हैं। और क्या होता है ना, शूटिंग का प्रोसेस इतना बोरिंग होता है ना कि शुरू में, अब पहला सीजन में उन्होंने देखा होगा, दूसरे सीजन में थोड़े थोड़े लोग आते थे कि देखते हैं। मुझे लगा तीसरे सीजन के बाद कोई नहीं आता है, वो सब बोर हो चुके हैं। हाँ ठीक है भाई, करो, हो गया, देख लिया शूटिंग। अब किसी को कोई, तो वो बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत आराम से हम लोग शूट करते हैं, बहुत अच्छे से। बहुत सारे लोग तो हैं कि घरों में वहाँ खाना बनता है, जैसे ये अपना कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट, और भी जहाँ हम लोग भी, मतलब वो खाना बन जाता है, चूल्हे पे बन रहा है, कुछ बन गया, और ये लोग तो वहाँ जाके खाना बना के खा भी रहे हैं उनके साथ। तो वो बहुत फ्रेंडली माहौल होता है, मिलनसार लोग बहुत होते हैं ना, प्यारे लोग होते हैं, भोले होते हैं ना। जी बिल्कुल। शहर से, शहरी दौड़ भाग से परे हैं। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि अभी भी कोई फिल्टर नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, अनफिल्टर्ड है। बहुत अभी हवा उतनी जहरीली नहीं हुई है वहाँ, हो भी ना जी, फिंगर्स क्रॉस। अच्छा अशोक, पंचायत के आगे क्या प्लान्स हैं? कोई प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में? क्या नया देखने को मिलेगा? प्लान्स तो कुछ भी नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो चल रहा है बस मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। इस सफर का मजा बहुत कमाल है। हाँ, प्रोजेक्ट है, मैं अभी एक फिल्म करने जा रहा हूँ। अभी 1 महीने के लिए हम लोग लंदन जा रहे हैं और उसमें मैं मुख्य भूमिका में हूँ। वाह, तो बहुत बढ़िया। वो है। एक और अभी मैंने फिल्म कंप्लीट की है, बहुत अच्छी फिल्म है वो। सारे FTI के लोग हैं उसमें, कैमरामैन FTI से हैं, एडिटर FTI से हैं,
साउंड डिजाइनर FTI से हैं, तो वो फिल्म अभी हम लोगों ने कंप्लीट की लखनऊ में, हरदोई में। एक और फिल्म है जो मैंने अभी पिछले साल की थी, वो अब रिलीज पे आएगी। तो है मतलब, और वो तीनों जो प्रोजेक्ट हैं जो मैं बता रहा हूँ, वो बिल्कुल तीनों अलग अलग किरदार हैं और अलग अलग तरीके एक दूसरे से हटके। जी जी बिल्कुल। तो यू आर एंजॉइंग द राइड, है ना? यू आर एंजॉइंग द राइड। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक पंचायत सीजन नहीं देखा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बताइए क्यों देखें? बिल्कुल देखिए, और मैं तो मुझे तो लगता है कि सबने ही देखा है। विनोद स्टाइल में, विनोद स्टाइल में बताओ इनको। बिल्कुल सबको देखना चाहिए भैया, बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा। तो आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि पूरा परिवार एक साथ देखता है, और वही मैसेज भी आता है कि हम एक ऐसा शो है कि हम पूरा परिवार बैठते हैं और हम साथ में एंजॉय करते हैं। अभी मैं जहाँ रहता हूँ, जिस बिल्डिंग में, वहाँ हमारे एक मित्र हैं, तो वो लोग 3-4 लोगों का ग्रुप है उनका, और वो लोग 8-10 लोग हैं, और पंचायत 12 बजे रिलीज होता है। वो 12:05 पे वो लोग सब लोग इकट्ठा होते हैं, दोस्त यार, और वो स्क्रीनिंग करते हैं बढ़िया सी। और उनका एक हो जाता है उस रात, फिर अगले दिन वो दोबारा से अपने अपने घरों में फैमिली के। तो उन्होंने बोला भाई हमने 3-3 वो लिया है, मतलब दोस्त इकट्ठे। तो वो जो 1500 का प्लान है जो है, तो वो सब लोगों ने अलग अलग लिया। मैंने कहा तो आप लोग तीनों लोग हैं, तो उसमें तो शायद 2 या 3 डिवाइस चलती है। बोलती है नहीं, हमारे फैमिली में सब लोग अलग अलग देखते हैं, तो सब हम लोगों ने अलग अलग सब्सक्रिप्शन लिया है भाई। उसी पासवर्ड पे सब देखते होंगे? नहीं, तीनों ने अलग अलग प्लान तीनों ने अलग अलग। कि अब जब हम घर जाएंगे तो हम अपने हमारी पत्नी अलग देखेगी, मम्मी पापा अपने फोन में देख लेंगे, बच्चे अपने, हम अपने अलग देखेंगे। तो सबको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेकर बैठे। तो मैं कहा क्या अद्भुत मैडनेस है, आपके प्रति मैडनेस है, क्रेजी। अच्छा, एक और चीज बताओ अशोक, ऐसे जहन में सवाल आया, चूंकि बिहार से आपका नाता है ना? बिहार से हमने बहुत सारे लोगों को माइग्रेट होते देखा है, काम के चक्कर में लोग बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? छोटे छोटे सपने लेके, कुछ तो बिना सपने के आते हैं कि बड़े शहरों में आएंगे, चकाचौंध देखकर पहले तो डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे खुद को मोटिवेट रखें, कैसे खुद को इंस्पायर करें? व्हाट शुड दे डू? मतलब क्या आप ये फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री या किसी भी तरीके से, अगर आप बड़े शहरों की तरफ आना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, सपने, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बहुत बड़े बड़े होते हैं लोगों के। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या फिर जो भी बड़े, देखिए कुछ तो मजबूरियां ही होती है आदमी की, वरना कोई अपना घर क्यों छोड़े? सबसे पहली बात, अपना गांव क्यों छोड़े, अपनी फैमिली को क्यों छोड़े? कोई आदमी ऐसा होगा कि अगर ये जगह है, ये दिल्ली है और मेरा घर यहाँ पर है, और मैं जो जीवन में करना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैं कोई नौकरी करना चाहता हूँ, या मैं एक बेसिक से बेसिक जरूरत बताता हूँ कि जिससे मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। यही नीड है ना कि रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाए। बेसिक जरूरतें हम यही से कहेंगे कि यही हमारी सबसे बेसिक जरूरत तो यही है, एक हर आदमी की, हर एक आम आदमी की और हर एक इंसान की। तो अगर वो मुझे मेरे ही गांव में, मेरे ही शहर में मिल जाए, तो मैं क्यों पलायन करूं? मैं क्यों अपनी फैमिली को छोड़ूं? अकेले क्यों जीवन जीऊं? मेरा गांव है, मेरे खेत है, मेरे खलिहान है, मेरे अपने हैं, मेरे दोस्त हैं, नया शहर, नए लोग। वो दोस्ती बनाने में ही और उस शहर की नब्ज समझने में मुझे लगता है, और जब तक हम काम करते हैं तो बीत चुका होता है, साल 2 साल 5 साल कब गुजर चुके होते हैं पता ही नहीं चलता। तो ये है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि माइग्रेशन वही है कि वो तो एक दुख ही है, और दूसरी बात कि अब वाकई अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको आगे आना है और नए शहर को चुनना है, तो मुझे लगता है कि फिर उसके लिए आपको पुख्ता तो बनना पड़ेगा। आपके अंदर वो हुनर, तो जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वो एजुकेशन बहुत जरूरी है। आपको अपना क्राफ्ट अच्छे से मालूम होना चाहिए कि आप जिस चीज के लिए इस शहर में आ रहे हैं, अगर एक डॉक्टर है और
वो उसको पुख्ता होना जरूरी है। ऐसा नहीं है ना कि आज मैं कुछ तो और कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों का होता है, यार एक्टिंग तो बहुत आसान है, मैं भी कर लूंगा, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, सर हम एक्टिंग कर सकते हैं क्या? मुझे यही चीज लगती है कि भाई एक डॉक्टर बनने के लिए सालों लोग पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल, ऑपरेशन करने के लिए। ये नहीं है ना कि आज मेरा मन हुआ और मैं 1 साल में मैं डॉक्टर बन जाऊंगा और मैं हार्ट सर्जन बन जाऊंगा। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, तो पढ़ना पड़ेगा। मैं आज इंजीनियर है, मुझे पुल बनाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे दिमाग में आया और मैं पुल बना लूं कि चलो अब मैं इंजीनियर बनता हूँ। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो एक्टिंग कैसे हो सकती है? या आप सिंगर है तो बिना रियाज के, बिना मेहनत किए आप कैसे हो सकते हैं? तो वही बात है कि अगर इस शहर में आना है या आपको कुछ पाना है या किसी भी विधा में, तो उसको बहुत कायदे से जानना तो बनता है। उस चीज का क्राफ्ट सीखना पड़ेगा, बिल्कुल सीखना पड़ेगा, वो काम अच्छे से सीखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इस शहर में आ तो जाते हैं कि हम भी बन जाएंगे, लेकिन वो वाकई उनकी वो तैयारी उस तरीके से नहीं होती कि फिर वो मायूस होते हैं। फिर उनको लगता है कि हमारे साथ किस्मत नहीं है, हमारे साथ ईश्वर नहीं है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण ये है कि मैं जो अपने पैसे लेकर आया था इस शहर में, मेरे पास 40,000 रुपए थे मुंबई में। मैंने कहा कि मैं थिएटर कर चुका था, मैं 3 साल एकेडमी में बिता चुका था। मैंने आके वहाँ पे एक शो भी किया, नाटक हिसार में, कमर्शियल शो किया। 100 रुपए टिकट रखी थी उस टाइम मैंने, 2010 में। और अच्छा शो हुआ था वो। तो मैं इस शहर में आया, मैं यही सोच कर आया था कि ये जब तक 40,000 रुपए है मेरे पास, तब तक मैं ये करूंगा, वरना मेरे पास उसके बाद पैसे नहीं है कि मैं किसी भी तरीके से सरवाइव करूं और फिर मैं इंतजार करूं। लेकिन मुझे ये पता था कि जिस दिन ये पैसे खत्म हुए, मैं ये शहर छोड़ूंगा। मैंने थिएटर का डिप्लोमा किया, मैंने नाटक सीखा, मैं जाऊंगा अपने शहर और मैं थिएटर करूंगा। या अब मेरे अंदर इतना हुनर है या इतना कॉन्फिडेंस आ गया है 3 साल पढ़ाई करने के बाद और सीखने के बाद, कि मैं कहीं भी मजमा लगा लूंगा और मैं पैसे कमा लूंगा। मैं कहीं पढ़ा लूंगा, मैं कमा लूंगा, मैं कर जाऊंगा। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है और वो आपके एजुकेशन से ही आएगा और किसी चीज से नहीं आ सकता। और फोकस के साथ, बिल्कुल फोकस जरूर, किसी भी चीज के प्रति कुछ भी आप पाना चाहते हैं तो यू नीड टू बी फोकस्ड। बहुत ही दिल से आपने इंटरव्यू दिया है। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कुछ इंटरव्यूज को एंजॉय करती हूँ, कुछ को नहीं करती, पता नहीं चलता। बट थैंक यू सो मच अशोक, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए, इतना अनफिल्टर्ड इंटरव्यू हमारे साथ करने के लिए। और जीएनटी के जो भी फैंस आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज? गुड न्यूज टुडे है ये। हाँ, मतलब आप लोग अगर देख रहे हैं मुझे, तो बस यूं ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। और मेरी भी यही कामना है कि आप सब लोग भी ऐसे ही एंटरटेन होते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। ईश्वर सबको खुश रखे और एंजॉय करें। अच्छा, लास्ट में ना, ये जो अभी आप लाइन बोलेंगे ना, इसको मैं ओपनिंग लगाऊंगी। तो आप बोलेंगे कि मैं बोलूंगी देख रहा है विनोद, तो आप विनोद स्टाइल में बोलेंगे देख रहा है विनोद शगुफ्ता के साथ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अब कैरेक्टर में तो जाके नहीं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ। जैसे आपको बोलना वैसे बोल दो। यहाँ ये लाइन ओपनिंग में लगेगी। चलो 1 2 3 गो। मैं बोलूं? हाँ, आप बोलो। कौन सा? हाँ, वो ये तो फिर अब ये तो मुझे बीच में हो गया। ये नहीं, ये ओपनिंग की लाइन है, वो बीच में बात हो गई। तो आप देख रहा है विनोद? जी हाँ, मैं देख रहा हूँ शगुफ्ता के साथ। दोबारा करते हैं इसको, दोबारा करते हैं। हाँ। देख रहा है विनोद, मैं बोलती हूँ, फिर हाँ, आप उसके बाद बोलना। ठीक है, देख रहा है विनोद? जी देख रहा हूँ शगुफ्ता के साथ। जीएनटी पर जल्दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लवली इंटरव्यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ठीक है, चलो रैपिड फायर खेलें। मेरे साथ नहीं, हम खेलेंगे विनोद के साथ। अशोक है मेरे साथ इन द फ्रेम। अशोक, बहुत फन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फन आंसर्स, डरना नहीं है। ठीक है, एक ह्यूमर जो आपके बारे में बिल्कुल फेक था मगर आपको सुपर एंटरटेनिंग लगा। हाँ, पंचायत में अपना सानविका के साथ हम लोगों ने फोटो डाली और वो इतना तगड़ा ह्यूमर उठा और उसके इतने मीम्स बने। तो मतलब बाबा वो बोलती हैं कि उन्होंने अपनी कोई फोटो डाली होगी और
उस पे लोगों ने जाके, ये सेकंड सीजन की बात है, उस पे लोगों ने जाके खूब कमेंट करना शुरू किया, देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद। तो उन्होंने कुछ लिखा था सान्विका ने, और उन्होंने क्या किया कि बोलती है बाबा आपकी और हमारी कोई फोटो है क्या? मैंने कहा नहीं बाबा मेरे को तो लग नहीं रहा। फिर हम जम्मू गए थे तो वहां से वो फोटो मिली थी, तो उन्होंने बोला रुकिए, और उन्होंने वो मेरी और उनकी फोटो डाल के इंस्टाग्राम पे और लिख दिया कि ये लीजिए विनोद, और अब जो मर्जी आप कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। ये सबसे एंटरटेनिंग था। हाँ, वो बहुत मीम्स बने उसके, तो बहुत मीम्स बने। वैसे भी आप मीम किंग मेकर तो बन ही गए, मीम किंग बन गए आप। अच्छा, अगर किसी एक बॉलीवुड स्टार का सरप्राइज कैमियो डालना हो फुल फिल्मी स्टाइल में, कौन एंट्री मारेगा किस सीन में पंचायत सीजन 4 में? क्या लगता है? मुझे नसीर साहब का लगता है कि वो अगर आ जाए। कौन से कोई मतलब पर्टिकुलर सीन याद आ रहा है? मतलब अब सीन, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ऐसा किसी ने एंट्री मारी नहीं है किसी सीन में कि कोई एकदम अलग से कोई आदमी आ जाए और वो एंट्री मारे। लेकिन अगर हाँ कोई हो ऐसा कि कैमियो हो और नसीर साहब उसमें आए कि हाँ पंचायत में वो आए हैं, तो वो मुझे अच्छा लगे। मतलब है, इवन नसीर साहब हो या पंकज कपूर साहब हो, तो मुझे मतलब मजा आएगा। ठीक है। अच्छा, विनोद ही विनोद ना रहे, विनोद को कोई और ऑफर किया गया रोल हो इसी में, तो कौन सा चुनेंगे? वैसे हम तो मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। हाँ मतलब फिर करने का मुझे फैजल दादा वाला रोल अच्छा लगता है। मुझे इवन भूषण भाई का वो भी मतलब हाँ कर सकते हैं, मतलब ऐसा। लेकिन अभी जो किया है उसमें बहुत उसमें मजे ले लेते हैं। लेट्स गो विद द फ्लो, है ना? अच्छा, सेट पर सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग कौन था? कौन सबसे ज्यादा टेक्स लेता था? मैं। एंटरटेनिंग भी और टेक्स भी। हाँ, मतलब एक दो सीन तो ऐसे होते हैं कि दीपक भाई ने मतलब टेक्स इन द सेंस कि वो फन में। हाँ। मतलब मैं मस्ती इतना करता हूँ ना कि मैं मस्ती करते करते खुद ही मस्त हो रहा हूँ, खुद ही हंस रहा हूँ, सीन करते हुए भी हंस रहा हूँ। जैसे विधायक जी का सीन है, हाँ। वो कुत्ता मार के खाना, मैं खुद हंस रहा हूँ, रीटेक हो रहा है, मैं हंसी आ जा रही है। इस बार भी अभी वो जो अपना कौन सा सीन है, खैनी था सर, वो थूकता हूँ, उसमें हंस देता था, ये कुर्सी पे बैठ जाता हूँ, ऐसा कई बार होता है। तो मतलब मजा आता है। हालांकि सब लोग ही करते हैं, सब लोग फन जोन में ही रहते हैं। अच्छा, विनोद के किरदार पर अब तक का कोई मीम जो आपको सबसे ज्यादा फनी लगा? वैसे तो बहुत है, बहुत ज्यादा है कि बहुत सारे फनी। अब मैं कौन सा याद करूं? लोगों से पूछ लें कि कमेंट सेक्शन में आप बता दो। हाँ, वो ये इसके नीचे ना ये जो हम कर रहे हैं रैपिड फायर, इसके नीचे आप बताना कि विनोद का कौन सा फेवरेट मीम है आपका, है ना? आंसर मिल जाएगा हमको। बिल्कुल। अच्छा, विनोद को एक बॉलीवुड डायलॉग देना हो तो कौन सा फिट बैठेगा? कोई भी, एनीथिंग यू कैन पिक। पुष्पा, वो है ना, विनोद। पुष्पा, विनोद झुकेगा नहीं साला। अरे वाह। अच्छा, अगर विनोद सरपंच बन जाए तो पहला फैसला क्या लेंगे? पंचायत की स्थितियों को देखते हुए सबसे पहले सड़क बनवाई जाएगी और बिजली की समस्या तो साफ हो गया था वैसे। जी हाँ, मतलब हाँ, जो इस बार की समस्या थी कि वो टॉयलेट इतना गंदा था, तो उसकी साफ सफाई की जाएगी और सड़क पे ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, अगर विनोद को सचिव जी को एक सलाह देनी हो तो क्या देंगे? निष्पक्ष रहिए। आप जो बोलते भी हैं भूषण की, आप सरकारी आदमी हैं, आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। तो वो आपको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलिए, जो बुरा है उसको बुरा बोलिए। अरे वाह। अच्छा, अगर विनोद का कोई फेवरेट ड्रीम रोल है, कोई करना चाहेंगे? ड्रीम रोल होता है ना, हाँ ये जहन में था, ये अगर मैं करता तो ऐसा करता। कुछ भी यू कैन पिक। हाँ, फिर भी कुछ जहन में एक आ रहा। मुझे कुछ फिल्में बहुत अच्छी लगती है जो ना मैं कई बार मतलब कैसे, जैसे एक दो नाम। ये हिंदी में तो है, हिंदी में बहुत सारे। 2 बीघा जमीन मुझे बहुत पसंद है, मतलब उसमें जो बलराज साहब का रोल था वो। लेकिन जो मुझे अभी अट्रैक्ट करता है ना, जैसे मैंने एक फिल्म देखी थी साइलेंस ऑफ लैम्प्स। अच्छा। तो उसमें जो सर एंटोनी हॉपकिंस ने जो रोल किया है उस तरीके का हो, या फिर वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट एक फिल्म है, उसमें जैक निकलसन साहब है और उसमें बहुत अद्भुत कमाल की फिल्म है, और उसमें जिस तरीके के कैरेक्टर है वो अद्भुत फिल्म है वो। तो वो उस तरीके के रोल्स मुझे बहुत मतलब है। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब कई बार मैं फिल्में देखता हूँ, जैसे मुझे शॉशैंक रिडेम्पशन में रेड का किरदार बहुत अच्छा लगता है।
अल्टीमेट। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, और मैं ना वो मैंने पता नहीं वो कितनी बार फिल्म देखी होगी, और मुझे हमेशा उनकी एक लाइन पे जहाँ पे मैं हमेशा अटकता हूँ ना, मतलब वो जब होप की बातें हो रही होती है और वो होता है होप इज अ गुड थिंग, जो हीरो है, और वो है। ऐसे बहुत सारे बहुत किरदार हैं सारे जिस नाम तरीके के मैं अभी करना लेने बैठ चाहता जाएंगे तो लिस्ट हूँ। हाँ, लंबी हो बहुत, जाएगी, है ना? बहुत, जी। ठीक है, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक